मेरे प्यारे 10th के विद्यार्थियों, आप लोगों का ऑनलाइन हिंदी क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको आज की क्लास के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कल माता का अंचल पढ़ लिया था। माता का अंचल का क्वेश्चन आंसर भी समझ लिया था। आज हम लोग इसका अगला पाठ जो है वह जार्ज पंचम की नाक है। जार्ज पंचम की नाक को किसने लिखा है? जार्ज पंचम की नाक को लिखा है कमलेश्वर जी ने। और हम आज पढ़ेंगे कमलेश्वर के जीवन परिचय के बारे में, और उसके बाद इस पाठ के बारे में भी थोड़ा समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम कमलेश्वर जी के जीवन के बारे में परिचय करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। इलाहाबाद सर्वेश्वर दयाल शर्मा तमाम बुक इलाहाबाद में पढ़े लिखे। फिर दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। तो अतिरिक्त महानिदेशक का मतलब एडिशनल डायरेक्टर। यह दूरदर्शन के एडिशनल डायरेक्टर पद पर काम किए। और इसके अलावा कई पत्र पत्रिकाओं जैसे सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। तो सारिका ये पत्रिका है। दैनिक जागरण आप जानते ही हैं कि कितना लोकप्रिय अखबार है। और इसी के अलावा दैनिक भास्कर भी जानते ही होंगे, चलता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। तो साहित्य अकादमी जो साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, वह तो इनको मिला ही। इसके अलावा भारत सरकार का जो तीसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है, वह पद्म भूषण भी मिला। आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है। तो इन्होंने पद्म भूषण प्राप्त किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तो जनवरी महीना चल रहा है और आज 14 तारीख है। 13 दिन बाद 27 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि होगी। और आज से 15 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह करीब 65 वर्ष तक जीवित रहे। नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे। तो ये नई कहानी के क्या रहे? अगुआ रहे। नई कहानी के क्षेत्र में इन्होंने नेतृत्व किया, अगुवाई की। तो ये अगुआ रहे। इनका जो प्रमुख कहानी संग्रह है वो है राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे। फिर वही बात आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान इन्होंने उपन्यास लिखा। तो ये कितने पाकिस्तान उपन्यास
भारत और पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। तो जैसे भारत पाकिस्तान विभाजन पर बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, भीष्म साहनी ने तमस लिखा और डॉक्टर राही मासूम राजा ने आधा गांव लिखा, यशपाल ने झूठा सच लिखा, ऐसे ही कमलेश्वर ने कितने पाकिस्तान लिखा और यह भी उसी तरह से प्रसिद्ध है। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी है। तो इन्होंने अब ये दूरदर्शन के एडिशनल डायरेक्टर पद पर काम कर रहे थे, तो दूरदर्शन के लिए भी इन्होंने योगदान दिया, इसलिए इन्होंने दूरदर्शन के लिए धारावाहिक भी लिखे। और पटकथाएं का मतलब होता है, पट माने जो चित्र पर्दे पर दिखाया जा, तो पटकथा फिल्मों के लिए भी लिखा जाता है और दूरदर्शन के सीरियल के लिए भी लिखा जाता है। तो ये फिल्मों में भी, बम्बई में जो फिल्में बनती हैं उसके लिए भी पटकथा लिखे, यानी कहानी लिखी। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। तो साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए समाज में जो भी होता है वह साहित्य में दिखता है। तो यहाँ पर उस परंपरा का निर्वहन कमलेश्वर ने भी किया है और तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक चित्रण, संवेदनशील चित्रण कमलेश्वर जी ने किया है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया। महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने का मतलब क्या है? आज हम लोग गांव को छोड़ रहे हैं, नगर की तरफ आ रहे हैं। अगर थोड़ा सी और हमने उन्नति किया तो नगर छोड़ करके महानगर की तरफ जा रहे हैं। देखिए, व्यक्ति की जो जड़ होती है वो गांव में होती है। वह अपने जड़ से कटता है, शहर में आता है, शहर छोड़ता है, महानगर में जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वह उस कटी पतंग की तरह हो जाता है जो अपनी डोर से अलग हो जाती है। अब बताइए, कटी पतंग डोर के सहारे आसमान में उड़ती है, लेकिन कभी उसको लगता है कि अगर यह डोर कट जाती तो मैं और ऊपर उड़ सकता। पतंग को लगता है कि यह डोर ही मुझे ऊंचे उड़ने में बाधा बन रही है, और कभी वह डोर से अलग होता है तो एक बार तो वह बहुत ऊंचाई पर जाती है, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे 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 आकर जमीन पर गिर जाती है और फिर कभी नहीं उठती। ऐसे ही मनुष्य अपने गांव से कट करके नगरों में आ रहा, नगरों से महानगरों में आ रहा, और महानगरों में पहुंच करके वह बड़े बड़े फ्लैटों में रह रहा है, बहुमंजिला इमारतों में रह रहा है। उसमें एक फ्लैट ले करके वो अपने आप को करोड़पति तो समझने ही लगता है। लेकिन इतना जान लीजिए कि वहाँ आदमी भीड़ में तो होता है, लेकिन फिर भी अकेला होता है। उसकी हाल चाल लेने वाला कोई नहीं होता है। आप लोग आए दिन खबरों में पढ़ते होंगे कि अकेलापन इतना बढ़ जाता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग अपने बहुमंजिली इमारतों से छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग अपने फ्लैट में मर जाते हैं। जब उनकी लाश बदबू करने लगती है तब पास पड़ोस वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और पुलिस आकर के दरवाज़ा तोड़ करके उनकी सड़ी हुई डेड बॉडी निकालती है। महानगरों की स्थिति यह है कि कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। सब लोग अपने उन्नति के अंधे दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। रुक करके किसी की हाल चाल लेने का उनके पास समय नहीं है। लेकिन
कितने दिनों तक दौड़ेंगे? कभी तो उनको ज़रूरत होती है लोगों के साथ की, लोगों के अपनेपन की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम सपनों के खातिर अपनों को छोड़ चुके होते हैं और फिर सपने तो कभी पूरे नहीं होते हैं, अपने भी बिछड़ जाते हैं, इसलिए दोनों हाथ खाली हो जाता है। हम न घर के रह जाते हैं न घाट के रह जाते हैं। इसीलिए कहा गया है सपने तो सपने होते हैं, कभी नहीं अपने होते हैं। सपनों की जो सेज सजाते, जीवन भर यूं ही रोते हैं। ये कविता मैंने स्वयं लिखी थी कभी, उसका ये पहली लाइनें हैं दो कि सपने तो सपने होते हैं, कभी नहीं अपने होते हैं। सपनों की जो सेज सजाते, जीवन भर यूं ही रोते हैं। तो महानगरों में जा कर के हम अकेले हो जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में, फ्लैटों में तो हम रहते हैं, लेकिन किसी से कोई संबंध नहीं रहता है। उस फ्लैट की दीवारें भी अपनी नहीं होती हैं और फ्लैट अपना होते हुए भी अपना नहीं होता है, क्योंकि हम मकान खरीदते हैं, घर नहीं। वह घर नहीं होता है, वो मकान होता है, वो फ्लैट होता है। तो इन्होंने उसका बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया। अब आइए थोड़ा सा प्रकाश हम डालते हैं। जो कहानी हमको पढ़नी है, और वो कहानी कौन सी पढ़नी है? वो कहानी हमको पढ़नी है जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि गुलाम मानसिकता पर आधारित है। इसीलिए मैंने लिखा है कि पराधीन सपनहुँ सुख नाही। लेकिन अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, आज भी हमारे मन से उनकी गुलामी नहीं निकली। आज भी हम गुलाम ही हैं, मानसिक रूप से गुलाम हैं। शारीरिक रूप से आज़ाद हो गए भले, लेकिन अभी हमारा मन आज़ाद नहीं हुआ। अभी हमने अपने पर गर्व करना नहीं सीखा, अभी हमको अपनी ताकत समझ में नहीं आई। अभी हम केवल दूसरों की नकल करके ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कहानी के बारे में थोड़ा सा हम जानें। तो क्या है शीर्षक? जॉर्ज पंचम की नाक। अब नाक क्या होती है? कहते हैं तुम्हारी नाक बहुत बड़ी है, यानी नाक इज्जत का प्रतीक होती है। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं, जिनमें नाक कटना और नाक काटना प्रमुख है। नाक ऊंची होना प्रमुख है। क्या कहते हो? तो अपनी नाक ही कटा लिया। अरे उसने तो उसकी नाक ही काट ली। इसी मुहावरे का अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया है कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में। तो ये कौन सी विधा है बेटा? ये कहानी विधा है। मैं विधाएं बहुत पूछता हूँ, तो ये कौन सी विधा है? कहानी विधा है। तो ये कौन सी कहानी है? व्यंग्यात्मक कहानी है। सारा व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की। मेरे प्यारे बच्चों, हम भारत से अंग्रेजों को तो कहते हैं भगा दिए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमने भगाया नहीं, वह खुद चले गए हमें छोड़ करके। हम तो उनसे कहते रहे कि थोड़ी देर और रह जाइए, थोड़ी देर और रुक जाइए, अभी तो हम संभले नहीं हैं। और इसी का लाभ लेते हुए उन्होंने भारत पाकिस्तान का बंटवारा करके चले गए। अगर हमको अपने ऊपर विश्वास होता तो ऐसा नहीं होने पाता, न तो भारत पाकिस्तान बंटवारा होता और न इस तरह से गुलाम मानसिकता वाला यह देश होता। तो यहाँ पर जो सत्ता वाले थे, सत्ता से जुड़े हुए जो लोग थे, वो भी विदेशी आकर्षण से आकर्षित थे।
अब नाम तो हम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो कहते थे कि चांस से मैं भारतीय हूँ, चॉइस से तो मैं अंग्रेज ही हूँ। उनका वेशभूषा, सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। फिर क्या, अपनी कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को भी रेखांकित करती ही है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कमलेश खुद पत्रकार थे। आप लोगों ने देखा, दैनिक जागरण के संपादक के रूप में, दैनिक भास्कर के संपादक के रूप में काम किया, तो ये खुद ही पत्रकार थे। लेकिन हमारे देश की पत्रकारिता भी विदेशी आकर्षण से आकर्षित है। कहते हैं कि जो कभी ब्रिटेन में कल छपता था, वह दूसरे दिन भारत की अखबारों की विदेशी अखबारों की कतरने भारतीय अखबारों की हेडलाइन बनती थी। तो इस तरह से पत्रकारिता पर भी चोट किया है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। तो इन्होंने कहानी तो लिखा ही है, उसके बाद पत्रकारिता का भी दिखाया। और कुल मिलाकर के बेटा इसमें यही संदेश दिया गया है कि हम लोग विदेशी आकर्षण से इतने आकर्षित हैं कि विदेशियों की इज्जत करने के पीछे हम अपने को बेइज्जती करने में तनिक भी संकोच नहीं करते। हम विदेशी सभ्यता संस्कृति के प्रति इतने आकर्षित हैं कि हम अपने सभ्यता संस्कृति का अपमान करते हैं। विदेशी भाषाओं के आकर्षण में हम अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का अपमान करते हैं। आज देखिए, ये अंग्रेजी और अंग्रेजियत, अंग्रेजी स्कूल, ये सारी चीज़ अपनी ही भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करते होते हैं। हमें फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने में जितना गौरव महसूस होता है, उतना अपनी मातृभाषा हिंदी का, राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रयोग करते हुए हमको शर्म आती है। यही हमारी गुलाम मानसिकता है और इसी पर कुठाराघात किया है जॉर्ज पंचम ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मात्र केवल हम आपको जॉर्ज पंचम की नाक के जो लेखक हैं कमलेश्वर जी, उनका जीवन परिचय लिखने के लिए होमवर्क देंगे। तो आप लोग जीवन परिचय उनका लिख लीजिएगा और फिर कल आगे इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को होमवर्क तो असाइनमेंट में भी देंगे और आप उसको करके असाइनमेंट में 5 बजे तक जमा कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।